स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपको बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 3.9 इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। देखो, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा वीडियो है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि जब भी कोई करंट फ्लो करता है तो पावर कितना जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, एनर्जी कितना जनरेट होगा, जो हाई ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं उसका वोल्टेज हाई क्यों होता है। तो ये सारे कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। सो आप एक कंडक्टर लो, सपोज करो कि कंडक्टर लो जिसका दो पॉइंट है। ये कंडक्टर है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा होगा। लेकिन अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना छोड़ करके, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहा है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इधर तरफ, हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज इधर तरफ फ्लो हो रहा है। क्लियर है? चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है और कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर तरफ आ रहा था। ठीक है। सो यदि चार्ज क्यू इधर से इधर फ्लो कर रहा है या करंट इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और इसका पोटेंशियल कम होगा, तभी तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। आपको मालूम है कि करंट आपको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। सो इसके पोटेंशियल को आप यदि VA बोलते हो और इसके पोटेंशियल को VB बोलोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस V कितना होगा, VA माइनस VB। पहला पॉइंट। अच्छा, आपको पोटेंशियल यदि मालूम है तो जो एनर्जी होगा, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो चार्ज से यदि पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देते हो तो मेरा क्या मिलता है, चार्ज से यदि पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करते हो तो मेरा आता है पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का यदि UA है, मीन्स की पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस है वो यदि डेल्टा U होगा तो वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UA माइनस UB। ठीक है। अब ये चार्ज से कौन से चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे। आपको मालूम है कि करंट जो है, करंट I क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। इसको आप ऐसे बोल सकते हो डेल्टा Q बाई डेल्टा T। मीन्स कि डेल्टा T टाइम में यदि चार्ज डेल्टा Q मूव कर रहा हो तो करंट होता है I डेल्टा Q बाई डेल्टा T। सो क्लियरली जो डेल्टा Q चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट तक डेल्टा T टाइम में मूव किया, मीन्स कि डेल्टा Q हो गया I इंटू डेल्टा T के इक्वल। सो आप यदि Q का वैल्यू जो है ना वही हो जाएगा यहाँ पर I इंटू डेल्टा T। सो क्लियरली आप बोलोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, डेल्टा Q इंटू VB माइनस डेल्टा Q इंटू VA। पोटेंशियल से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए और डेल्टा Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, I इंटू डेल्टा T करोगे तो क्या होगा, I इंटू डेल्टा T VB माइनस I इंटू डेल्टा T VA। क्लियर है? सो ये हो गया आपको VB माइनस VA, V के इक्वल है। सो आप लिखोगे ये होगा डेल्टा Q इंटू V और I डेल्टा T इंटू V। अब एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि ये जो VB माइनस VA आपको इनफैक्ट माइनस V के इक्वल है। देखो V है VA माइनस VB, सो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? बिकॉज जो VB है उसका वैल्यू कम है। सो क्लियरली यही सारी बातें यहाँ लिखी गई है। इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा T एन अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा Q I डेल्टा T मूव्स फ्रॉम A टू B। और इस कारण से इतने चार्ज जो आपको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में गए, उनका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ। इस डेल्टा Q चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज होने के कारण आप यदि कहीं ये कोलिजन नहीं होता, कहीं कोलिजन नहीं होता, तो इस कारण से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने के कारण उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता।
आप ऐसे समझो, यदि पोटेंशियल एनर्जी हाई पोटेंशियल हाई स्लोप से लो स्लोप पे जा रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है और क्रॉसपॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। यहाँ पर चार्ज यदि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा और इस वैल्यू से घट रहा है। क्रॉसपॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए यदि कोलिजन नहीं होता तो। सो आप बोलोगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना होता IV डेल्टा T इफ चार्ज मूव्ड विदाउट कोलिजन। अब चूंकि कोलिजन बार बार होता है, उसमें जब मूव करता है इलेक्ट्रॉन तो जो आयन से कोलाइड करता है और इस कारण से ये काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर पाता, ये वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर पाता है और एक नॉर्मल स्पीड रखता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन जब आयन से कोलाइड करता है तो ये एटॉम को अपना एनर्जी दे देता है और इस कारण से एटॉम क्या होता है, एटॉम चार्ज हो जाता है, वाइब्रेट करता है ज़्यादा तेज़ी से और उसमें हीट जनरेट होता है। सो क्लियरली आप बोलोगे कि ये जो है ना, एज ड्यू टू कोलिजन ड्रिफ्ट स्पीड इज वेरी लेस देन expected speed due to gain in kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण इसका स्पीड बहुत होना चाहिए था लेकिन कम हुआ। सो यही बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज एज दे मूव बट सीन अर्लियर। हम लोग पहले भी देखे हैं कि चार्ज कैरियर्स do not move with acceleration but with a steady drift velocity. This is because of collision with the ion and atom during transit। और इस collision के कारण energy gained by charge are thus shared with the atoms। The atoms vibrate more vigorously, तेजी से करेगा and conductors heat up। Thus in actual conductor the amount of energy dissipated as heat in the conductor during time interval is this one। आपने उसको IV डेल्टा T एनर्जी दिया काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो वेलोसिटी था वो सेम रहा, कितना के इक्वल रहा, ड्रिफ्ट स्पीड के। सो इतना पूरा जो एनर्जी दिया वो किस में लॉस हो गया, आपको वो पूरा का पूरा हीट एनर्जी में लॉस हो गया। सो एनर्जी जो लॉस होता है डेल्टा W हीट एनर्जी वो होता है IV डेल्टा T हो गया, या V इज इक्वल टू IR कर दोगे तो ये होगा I² R डेल्टा T। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप याद कर लो, रट लो। ठीक है, और यदि पावर आपको निकालना होगा तो पावर कैसे निकलता है, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। तो ये पावर होता है, तो पावर हो जाएगा डेल्टा W बाई डेल्टा T और यहाँ से ये हो जाएगा IV डेट इज I² R। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, I को V बाई R लिखोगे तो होगा V² बाई R। सो फॉर्मूला आप ध्यान रखना पावर का, IV इज इक्वल टू I² R इज इक्वल टू V² बाई R। और हीट एनर्जी का आप जो फॉर्मूला रखोगे वो W रखोगे IVT। ठीक है, जहाँ T टाइम के लिए हुआ है डेट इज I² RT डेट इज V² बाई RT। क्लियर है? सो ये पावर कहाँ से आता है, तो एक्सटर्नल सोर्स से आता है। एज द पावर लॉस इन कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कैरिंग दिस करेंट I, it is the power which heats up, for example the coil of an electric bulb to incandescence रेडिएटिंग आउट हीट एंड लाइट। आपको जो इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, ठीक है, वो उसमें जो उस पावर के कारण वो क्या कर देता है, उसमें हीट एनर्जी देता है और वो हीट रेडिएट करता है। अभी पावर आता कहाँ से है, तो पावर डेफिनेटली एक्सटर्नल सोर्स से आता है। एक्सटर्नल सोर्स इसको पावर देता है। जैसे कि बैटरी के केस में, आप बैटरी यदि किसी चीज़ में लगाते हो तो वहाँ से आता है, सेल से आता है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में इट इज़ द केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल विच सप्लाइज द पावर एज लॉन्ग एज इट कैन। सो यहाँ पर क्या है, इस केस में आपको केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है, किस में चेंज होता है, केमिकल एनर्जी चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
अब देखो इसके बाद फिर आ गया द एक्सप्रेशन ऑफ पावर, सो द डिपेंडेंस ऑफ पावर डिसिपेटेड ऑन अ रेसिस्टर आर ऑन द करेंट थ्रू इट एंड द वोल्टेज अक्रॉस इट। सो पावर किस पर डिपेंड कर रहा है, करेंट आई पर और वी पे। सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इनफैक्ट। अब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा एप्लीकेशंस है, ठीक है, कि भाई हम लोग जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है उसमें हाई पावर वायर का क्यों यूज़ होता है। देखो इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशंस टू होम एंड फैक्ट्री, जो कि बहुत दूर होते हैं, मे बी 100 माइल्स अवे वाया ट्रांसमिशन केबल। देखो हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर पावर जनरेट हुआ, ठीक है, और यहाँ पर उसको हाउस में पावर ट्रांसमिट करना है, यहाँ पर डिवाइस है, या फिर हाउस में उसको V वोल्टेज पर I करंट सप्लाई करना है। ये बहुत दूर एक ट्रांसमिशन लाइन से होगा। अब इस ट्रांसमिशन लाइन का भी एक रेसिस्टेंस होगा, इसको मान लो कि हम लोग RC रेसिस्टेंस बोले। अच्छा, ये हाई वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई होता है, घर पर हाई वोल्टेज सप्लाई होता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के द्वारा, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के द्वारा, ठीक है, इसको आपको वोल्टेज लो किया जाता है। मीन्स कि ये जो RC है ना, ये RC के क्रॉस भी आप वोल्टेज V ही मान सकते हो। क्लियर है। ये जो केबल है, ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें आपको क्या चाहिए, मिनिमम लॉस चाहिए। अब लॉस कितना होगा, इसके क्रॉस जो पावर लॉस होगा PC होगा, यदि इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस RC है तो PC होगा I² RC। क्लियर है। और ये I को आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये P इज इक्वल टू V इंटू I हो गया। I हो जाएगा P/V, ये हो जाएगा P² RC। आप मान रहे हो कि वोल्टेज को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखे हो। क्लियरली ये PC जो ट्रांसमिशन वायर है, इसमें लॉस होगा P² RC/V²। जो पावर सप्लाई करना है वो P है, ठीक है, और ये ट्रांसमिशन वायर में लॉस पावर है, और RC हो गया रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और V हो गया वोल्टेज। क्लियरली यदि हाई वोल्टेज रहेगा तो ट्रांसमिशन वायर में जो लॉस होगा वो कम होगा। क्लियरली द कनेक्टिंग वायर फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द डिवाइस हैज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस RC। द पावर डिसिपेटेड इन कनेक्टिंग वायर विच इज वेस्टेड। ये पावर आपको क्या है, जो कनेक्टिंग वायर में जो पावर लॉस हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है, और ये PC हो जाएगा I² RC, और ये वैल्यू इसके इक्वल हो गया। thus यदि यहाँ पर हाउस को ए पावर P यदि मुझे देना है, द पावर वेस्टेड इन कनेक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V², जहाँ उसको V वोल्टेज दिया जा रहा है। द ट्रांसमिशन केबल फ्रॉम पावर स्टेशन आर 100 माइल्स अवे एंड देयर रेजिस्टेंस RC बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको पावर कम रिड्यूस हो, इसके लिए दीज wires carry current at enormous values of V, and this is the reason for high voltage danger sign on transmission line, a common sight as we move away from populated area। अब क्या है कि घर पे तो इतना वोल्टेज का आप दोगे इलेक्ट्रिसिटी, वो सेफ नहीं रहेगा। आप देखोगे आपके कॉलोनी वगैरह में क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो उस हाई वोल्टेज को आपके घर में यूज़ हो सके उसके लिए वो चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। दिस ट्रांसफार्मर लोअर द वोल्टेज टू अ वैल्यू सुटेबल फॉर यूज। मेरे ख्याल में आप समझ गए होगे, बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा आपको ये। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।